हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मान लीजिए कि आपको अपने सपनों का घर यानी कि ड्रीम हाउस मिल गया। आपके गैराज में एक से एक लग्जरी गाड़ियां हैं। आपको सुबह अलार्म लगा करके जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर कोई बॉस भी नहीं है और ना ही आपको कोई बिल्स पे करने की चिंता है। आप तो बस अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने से पहले ही इतना सारा पैसा कमा लेते हैं कि जितना आप अपनी पिछली जॉब में नहीं कमा पाते थे। कहानियां हैं और बातों में अच्छे लगते हैं। हाँ, वैसे अच्छे तो लगते हैं, पर एक ऐसी रियलिटी जो शायद कभी सच नहीं हो सकती है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समरी को जानने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। अब सवाल ये आता है कि कैसे, उसके लिए क्या करना होगा, क्या बहुत डिफिकल्ट है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस समरी में। तो अगले 30 मिनट इन्वेस्ट कीजिए और डिसाइड कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे लिखा है एमजे डिमाकू ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑथर पिछले 20 सालों से कुछ ऐसे ही जी रहे हैं और उन्हें पता है कि हम भी ऐसे जी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड को कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट किया गया है, यानी उन्होंने ये मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इस तरह की जिंदगी तो जी ही नहीं सकते। ऑथर के पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं थी और ना ही बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के साथ उनके कॉन्टैक्ट थे, तो भी उन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था। और ऑथर को यकीन है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऑथर यहाँ पर हमें सिखाएंगे अपनी जिंदगी को अनस्क्रिप्टेड कैसे किया जाए। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं और शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं। अलार्म की बेसुरी रिंगटोन से आपकी नींद टूट जाती है। आप हड़बड़ा करके बिस्तर से उतरते हैं और जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हैं। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट कर सके। आपके गैराज में जो मर्सिडीज की गाड़ी खड़ी है उसकी सारी इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है। कार अब पुरानी हो चुकी है, इसकी सारी शाइन खत्म हो गई है और आपको इसे चलाने में अब उतना मजा भी नहीं आता। लेकिन आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आप अपनी उस पुरानी कार को लेकर के बस काम पर चल देते हैं। लेकिन मन में ये बात आती है जैसे कोई बकरी हलाल होने मर्सिडीज में बैठ करके जा रही हो। आपको अपने वर्क प्लेस के बारे में सोच करके ही फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। आप दुआ करते हैं कि जल्दी से फ्राइडे आ जाए। ऑफिस पहुंचते ही आपकी टेबल पर आपको एक रिपोर्ट मिलती है। आप उसे खोलते हैं। उसमें लिखा है कि अब से आपको ऑफिस में 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और अगले 3 महीनों तक महीने में एक ही सैटरडे ऑफ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपने दुनिया भर के लोन जो लिए हुए हैं। आपको हर महीने बिल्स भरने पड़ते हैं। सारा दिन ऑफिस में खटने के बाद भी आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ, कोई खुशी नहीं है। घर लौटते हुए आप ये सोच करके एक्साइटेड होते हैं कि घर जाकर के आराम से फुटबॉल मैच देखेंगे। दिन भर में सिर्फ यही एक एक्साइटिंग बात थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपके 2 घंटे और वेस्ट हो जाते हैं। यानी अब आप पूरा मैच नहीं देख पाएंगे। घर पहुंचकर आपको पता चलता है अभी मैच खत्म होने में 10 मिनट बचे हैं। आप थक करके वहीं पर काउच पर लेट जाते हैं और कब आपकी आंख लग जाती है आपको पता ही नहीं चलता। जो बचे कुछ घंटे आपको मिले थे वो मिनटों की तरह गुजर जाते हैं और अगले दिन फिर से वही अलार्म और फिर से वही सारा रूटीन शुरू हो जाता है। तो देखा आपने, आपका दिन कब खत्म हुआ आपको पता ही नहीं चला। ये थी मेरी कहानी, यानी कि ऑथर की कहानी। तो आगे ऑथर की जुबानी अगली कहानी मैं आपको बता रही हूँ। आज से कुछ साल पहले मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आज भी सेम यही जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ये कहानी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका ये समझना कि हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। ज्यादातर लोग इस चीज को समझने के बावजूद भी नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है अरे नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते हैं। उनके लिए जीना मतलब वीकेंड एंजॉय करना। वीकेंड आते ही उनके दिमाग से मंडे की टेंशन निकल जाती है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें मैं भी एक हूँ और शायद आप भी, जो इस सिस्टम पर ही सवाल उठाते हैं। वो बार बार पूछते हैं ये चल क्या रहा है भाई। तो मैंने खुद से ये सवाल कैसे पूछा और कैसे डिसाइड किया कि मुझे अपनी जिंदगी अब अनस्क्रिप्टेड तरीके से जीनी है। तो नॉलेज और रियलाइजेशन का मेरा ये सफर उस वक्त शुरू हुआ जब मैं शिकागो में बतौर एक लिमोजिन ड्राइवर की जॉब करता था। तो एक बार मुझे टेस्ट क्वालिफिकेशन के लिए ड्राइव करना था। मैं लोकेशन पर थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, तो टाइम पास करने के लिए मैं एक कैफे में चला गया और कॉफी का ऑर्डर दे दिया। मैं बाहर देख रहा था कि मैंने कुछ नोटिस किया। बाहर रोड पर हर कोई रोबोट की तरह आ जा रहा था। सुबह के 6 बज रहे थे। औरत, मर्द, जवान, बूढ़े सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में थे। सब एक ही चाल से चले जा रहे थे जैसे पहले भी वो हजारों बार इसी तरह चलते रहे हो। मुझे हैरानी हो रही थी कि ये लोग ऐसे क्यों जी रहे हैं और अगले हफ्ते के बाकी 4 दिन इसी तरह कैसे गुजारेंगे। मैं काफी देर तक उन लोगों के बारे में सोचता रहा और मुझे एहसास हुआ कि भाई, मैं तो ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं जी सकता। नहीं, मैं इस कैटेगरी में कभी भी फिट नहीं हो सकता। और वो दिन था जिसने मेरे अंदर एक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर की नींव रखी। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा, ना कि किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से। और ये बाय द वे स्क्रिप्ट क्या है? ये एक मैनुअल है जो किसी 5th क्लास के बच्चे के हाथ में पकड़ा दी जाती है, जो फिर अपनी पूरी लाइफ इसी के हिसाब से जीता है। आप इस स्क्रिप्ट को देख या छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये आपकी जिंदगी में मौजूद होती है। ठीक वैसे ही जैसे आप हवा में सांस लेते हैं पर उसे देख या छू नहीं सकते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गई एक स्पीच में स्टीव जॉब्स ने कहा था, किसी बात या प्रिंसिपल पर बिना सोचे विचारे, बिना सवाल उठाए, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और दूसरे लोगों की सोच के हिसाब से नहीं जीना चाहिए। तो यहाँ पर स्टीव जॉब्स क्या बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, वो इसी स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। खुद से ही पूछ लीजिए, आपके कुछ गोल्स होंगे, लेकिन क्या ये आपकी थिंकिंग है या किसी और की? आप कॉलेज जाकर के कोई ना कोई डिग्री पूरी करते हैं। आप स्टूडेंट लोन लेकर के अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं,
उसके बाद आपको भी एक जॉब मिल जाएगी और आप भी गुलामों वाली जिंदगी जिएंगे। तो आपको वही सेम बोरिंग काम रोज करना पड़ेगा ताकि आप अपना लोन चुका सके, कपड़े लत्ते का खर्चा उठा सके और अपनी ली हुई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भर सके। आप दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए जो पार्टी देते हैं ना, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ ही आप कॉर्पोरेट दुनिया की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, बॉस को इंप्रेस करने की फुल कोशिश करते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग है। आपकी बोनस बढ़ते जाते हैं, आप और भी बढ़िया गाड़ी लेते हैं, वीकेंड पर जमकर की पार्टी करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। प्राडा, शनेल, ज़ारा जैसे अब आप एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। आपकी चॉइस भी वैसे पहले से काफी बदल जाती है। अब आप ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स, वॉकिंग डेड जैसे पॉपुलर टीवी सीरीज देखने लगते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आपके शौक और भी ज्यादा महंगे होते जाते हैं। अब आप साल में कम से कम 2 वेकेशन पर जाते हैं और अब आप ऐसी उम्र में पहुंच जाते हैं जहां पर आप सेटल होना चाहते हैं, यानी कि शादी करना चाहते हैं। फिर अपनी पसंद का साथी मिलने पर आप ऐसी आलीशान शादी करेंगे कि 6 घंटे की शादी में उड़ाया गया पैसा आपको कमाने में 6 साल लग जाएंगे। फिर आपके बच्चे होंगे और आप रिटायरमेंट प्लान करने की भी सोचेंगे। फिर जब बच्चों की कॉलेज एजुकेशन का टाइम आएगा तो आप और ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाएंगे। इस चक्कर में आप एक स्ट्रिक्ट बजट फॉलो करने लगेंगे। आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना पीना कम कर देंगे, आप मूवीज जाना छोड़ देंगे और महंगे कपड़े लेना भी बंद कर देंगे। आपको यकीन है कि आप 65 की उम्र तक रिटायर हो जाएंगे और ये भी उम्मीद है कि इन्फ्लेशन रेट आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन सच तो यह है कि आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर के पछता रहे होंगे। आपकी बकेट लिस्ट में इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और अब आपके बैंक में इतना पैसा भी नहीं है। 65 की उम्र में आकर आपको एहसास होगा कि आपके पास रिटायर होने लायक तो पैसे भी नहीं है, यानी अभी आपको और काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या वक्त किसी के लिए रुका है? क्या वक्त को इस बात की वाकई में फिक्र है कि आपने कैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था जिससे आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, वक्त का इसमें कोई कसूर नहीं है। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। सच तो यह है कि आपने स्क्रिप्ट पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था, लेकिन ये स्क्रिप्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती है। स्क्रिप्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है और वो है आप। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे उसका प्रोडक्ट बनने से बच पाया। मेरी लाइफ बचपन से कुछ अलग थी। मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे और पीछे मेरी माँ 3 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। मुझे बचपन में कभी नए कपड़े या नए खिलौने नहीं मिले। मैं लाइफ ऑफ द रिच एंड फेमस जैसे टीवी शो देखता था। इसमें भी स्क्रिप्टेड थीम थी। इस शो के मुताबिक शानदार लाइफस्टाइल सिर्फ सेलिब्रिटीज और रॉक स्टार्स के लिए ही है, यानी मेरे जैसे लोग तो कभी ऐसी लाइफ नहीं सोच ही नहीं सकते। मेरा जैसा गरीब बच्चा भला लग्जरी कहां से अफोर्ड करता। एक दिन मैं आइसक्रीम पार्लर में था तो मैंने बाहर एक लैम्बोर्गिनी खड़ी देखी। ये मेरी ड्रीम कार थी। कार देख करके मैं एकदम पागल हो गया। मैं उसके यंग ओनर के पास गया और पूछा कि तुम क्या जॉब करते हो? उसने वो जवाब दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। उसने बताया कि वो एक एंटरप्रेन्योर है और तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ सेलिब्रिटीज, रॉक स्टार्स या हॉलीवुड स्टार्स ही आलीशान लाइफस्टाइल जीने का हक नहीं रखते, बल्कि वो लोग भी रखते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। यानी मैं भी ऐसी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ और उसके लिए मुझे एंटरप्रेन्योर बनना होगा। कॉलेज खत्म होते होते मेरी सोच बदल गई थी। मैं पूरी तरह से उस चीज पर फोकस कर रहा था जो मुझे सिखाया ही नहीं गया था, यानी एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम तो हमें सिर्फ जॉब करना सिखाता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप मैंने खुद से सीखी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं हफ्ते में 5 दिन टाई बांध करके जॉब पर जाने वाला तो बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे पूरा यकीन था मेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन क्या आप भी हमेशा से इतने पॉजिटिव रहे हैं? अच्छा, जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक पिता अपने बच्चे को लेगो खेलते हुए देख रहा है। वो उसे कहता है, अरे वाह, तुम्हारे लेगो का महल तो बहुत अच्छा है, क्या तुम बड़े होकर राजा बनोगे? तो बच्चा अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, मैं तो एक कोठरी में रहूंगा और महल के टॉयलेट साफ करूंगा। अगर मेरे बच्चे ने ऐसा कहा होता तो मैं उससे पूछता, क्या तुम्हें टॉयलेट साफ करना अच्छा लगता है? अगर वो हाँ कहता तो बात वहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी बच्चा टॉयलेट साफ करने का सपना देखता होगा। हर बच्चा बड़े बड़े सपने देखता है और एक अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचता है। बच्चों से अगर पूछे तो वो बड़े होकर या तो माइकल जैक्सन बनना चाहेंगे या माइकल जॉर्डन। कोई गेम हो या हेलोवीन की पार्टी तो भी बच्चे अपना फेवरेट कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं। लेकिन फिर सब अलग हो जाता है। आप बड़े हो जाते हैं, आप एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जहां पर आपको हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाना होता है और इससे पहले कि आप समझ पाए आप भी अपने बड़ों जैसे बन जाते हैं, यानी जो आपने सपने देखे थे वो सपने ही रह जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों होता है? ये सब इसी स्क्रिप्ट की वजह से होता है। हम अपनी डिग्री लेने और 9 से 5 की जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने सपनों के बारे में तो भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कुछ बनना चाहते थे। लेकिन कौन जिम्मेदार है इस स्क्रिप्ट को फैलाने के लिए? हम उन्हें सीडर्स बोल सकते हैं। सीडर्स जो है वो लोग भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशन भी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 10th सेंचुरी चाइना में रह रहे होते तो सीडर्स आपको ये बात मानने पर मजबूर कर देते कि धरती गोल नहीं चपटी है। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ों से घिरी किसी जगह में रहते हैं। लीडर्स जानते हैं कि धरती चपटी यानी फ्लैट नहीं है, लेकिन ये जानकारी वो बाकी लोगों से छुपा कर रखते हैं। लोगों से 16-16 घंटे काम करवाया जाता है जबकि लीडर्स मजे से ऐशो आराम की लाइफ जीते हैं। लेकिन कोई आकर पब्लिक को बताता है कि धरती फ्लैट नहीं राउंड है और वो दुनिया घूम कर आया है और कहता है कि इस छोटी सी जगह से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया में और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है लीडर्स उस आदमी को सच बोलने से रोकेंगे, वो उसे पागल करार देंगे ताकि लोग उसकी बातों पर विश्वास ना करने लगे। लोग शायद लीडर्स की बातों में यकीन कर भी ले क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उन पहाड़ों के उस पार की दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत और हरी भरी है। हमारी दुनिया के साथ भी ना सेम यही किस्सा है। आपको यहाँ पर हर जगह सीडर्स मिल जाएंगे, चाहे आपकी फैमिली हो या दोस्त। आपकी फैमिली आपको फोर्स करेगी कि आप फाइनेंस की पढ़ाई करो, चाहे आपकी फिर मर्जी हो या ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनेंस की फील्ड में पैसा काफी ज्यादा है, इसलिए आपको ना इसी लाइन में जाना चाहिए। आप मन मार करके अपने 4 साल फाइनेंस में बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ हमारी फैमिली या फ्रेंड्स ही सीडर्स नहीं होते,
बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सीडर है। आपको बचपन में क्या सिखाया गया था? यही ना कि मंडे से फ्राइडे तक बस पढ़ाई करनी है और खेल कूद सिर्फ वीकेंड्स पर। आपसे उम्मीद की जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप कॉलेज में एडमिशन ले, एक पर्टिकुलर टाइम पर लंच खाए, यहाँ तक कि लू जाने के लिए भी परमिशन ले। तो एजुकेशन सीडर्स के बाद आपको कॉर्पोरेट सीडर्स भी मिलते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको स्क्रिप्ट को क्यों फॉलो करना चाहिए ताकि आप ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या वीकेंड पर टीवी देखने के लिए अपनी आत्मा को बेच देंगे? क्या ये वाकई में इतना जरूरी है? मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग ना ही बोलेंगे। तो सीडर्स ही कैसे कर लेते हैं? कैसे वो आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए मना लेते हैं? वो आपको आजमाते हैं और आपको एंटरटेन करते रहते हैं। जिस वक्त हम अपना फेवरेट फूड खाते खाते अपनी मनपसंद मूवी देख रहे होते हैं, उस वक्त हमारा माइंड स्क्रिप्ट का गुलाम बनाया जा रहा होता है। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है तो ये लो बिल्ली का वीडियो देखो ऊन के गोले से खेलते हुए। क्या गवर्नमेंट कर्ज में डूबी हुई है? तो जरा ये चेक करो ऑस्कर में आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज ने क्या पहना है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, होने दीजिए। आप ये पेटिशन साइन कीजिए कि HBO एक फेमस शो को कैंसिल ना करे। मिडिल ईस्ट में मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, तो क्या ये लो कैटी पेरी का नया एल्बम सुनो। ये सब असली मुद्दे से आपका ध्यान हटाने के लिए है। ये आपको एक रेगुलर लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देंगे। अपनी लाइफ और गोल्स डिस्कस करने के बजाय आप बोल रहे हैं कि इस साल लेकर्स कितना बुरा खेले हैं। किसी पॉपुलर शो का 23rd सीजन चल रहा हो तो आपकी स्पिरिट खत्म हो रही है, जबकि घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। सच तो ये है कि कोई भी अपनी मर्जी से इस बखेड़े में नहीं कूदा है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में खुश है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद पानी जब सिर से गुजरने लगता है तब हम चाहकर के भी कुछ भी नहीं कर पाते। हमारी सारी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो चुकी होती है। तो क्या यही हमारी किस्मत में लिखा है? नहीं, अब टाइम आ गया है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखें। आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसे उतार फेंकने का टाइम आ गया है। जादूगर कैसे ट्रिक करता है? अगर ये सीक्रेट आपने जान लिया तो जादू का असर ही खत्म हो जाएगा। बस ऐसा ही कुछ आपको स्क्रिप्ट के साथ भी करना होगा। आपको ये पट्टी उतारनी ही होगी जो आपकी आंखों पर बंधी है। लेकिन हम ये पट्टी उतारेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल शायद आपके मन में भी होगा, तो जवाब है अनस्क्रिप्टेड से। चलिए यहाँ पर कुछ सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप समझ सके कि ये अनस्क्रिप्टेड आखिर है क्या। तो क्या आपकी खून पसीने की सारी कमाई लोन चुकाने में जा रही है? तो कैश पे करें। वीकेंड पर आपके बच्चों का गेम है और आपको काम पर जाना है तो ऐसी जॉब को छोड़ दीजिए। जब तक परमिशन ना मिले आप वेकेशन पर नहीं जा सकते तो कल ही वेकेशन के लिए निकल जाइए। फ्राइडे को अपनी फेवरेट ड्रेस नहीं पहन सकते तो पूरा दिन कुछ और पहनिए। आप अपने बच्चे की पढ़ाई से खुश नहीं है तो उसे खुद ही घर पर पढ़ना शुरू कर दें। अनस्क्रिप्टेड यानी कंप्लीट आजादी। ये आपको मौका देता है कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने पास रखें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ के उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि अब स्क्रिप्ट से पीछा छुड़ाना चाहिए, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे कि एक बार एक आलसी कुत्ता गैस स्टेशन पर लेटा हुआ रो रहा था। एक कस्टमर ने उसे देखा तो क्लर्क से पूछा, इस कुत्ते को क्या हुआ है? तो क्लर्क ने बताया कि वो कील पर लेट गया है इसलिए उसे दर्द हो रहा है। कस्टमर कंफ्यूज हो गया। उसने क्लर्क से फिर पूछा, तो वो वहां से उठता क्यों नहीं है? इस पर क्लर्क ने कहा कि शायद उसे कील से बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है इसीलिए। वैसे हम में से भी कई लोग ऐसे ही हैं। हम अपनी जॉब से नफरत करते हैं, हम अपनी रूटीन से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बारे में कुछ भी नहीं करते। सेम जगह पर रहते रहते सेम जिंदगी गुजार देते हैं। शायद अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि हम पूरी तरह फेड अप हो जाएं। बहुत से लोग शायद फील कर लेते हैं पर सिर्फ कुछ घंटों या दिन के लिए ही। लेकिन आप लगातार अगर इस बात को फील कर रहे हैं तो समझ जाइए कि अब आप अनस्क्रिप्टेड के लिए तैयार हो गए हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बार अपने वर्कर्स का लोड कम करने के लिए 6 के बजाय हफ्ते में 5 दिन और 48 घंटों की बजाय 40 घंटे की ड्यूटी कर दी थी, जबकि उनकी सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई थी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं ये वही लोग हैं जो इन्हें बनाते भी हैं। अगर इन्हें प्रोडक्ट यूज करने के लिए सिर्फ 1 दिन मिलेगा तो ये हमारे प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? जो लोग हफ्ते में 5 दिन नौकरी करेंगे वो हफ्ते में 6 दिन काम करने वालों से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर किसी आदमी को मामूली जॉब दी जाए जिससे उसकी सारी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है तो शायद वो जिंदगी भर यही काम करता रहेगा, और यही कंफर्ट तो अनस्क्रिप्टेड के लिए खतरा है। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों के चलते अनस्क्रिप्टेड चुन ही नहीं पाते। अब ऑलरेडी जिसके ऊपर घर का लोन है, गाड़ी की EMI चल रही है और बहन की शादी की फिक्र है, अब ऐसे में उस इंसान को आप भला क्या ही एडवाइस देंगे? सच तो ये है कि ऐसे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, इन्हें डिसीजन की प्रॉब्लम होती है। और जब तक ये डिसीजन की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर लेते वो अपनी पैसे की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों के अलावा हमारा बिलीफ सिस्टम भी इस अनस्क्रिप्टेड का दुश्मन है। जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो एक बार क्लास में शो एंड टेल हुआ था। मैंने अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी क्लास के सामने दिखाई और सबको बताया कि ये प्रेजेंट मुझे सेंटा क्लॉज ने दिया है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और मेरा शक यकीन में बदल गया कि सेंटा क्लॉज तो होते ही नहीं है। उसके बाद मेरी जिंदगी में काफी स्ट्रगल भरा टाइम रहा। तो इस गलत बिलीफ का अंजाम आगे चलकर काफी बुरा होता है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे के लिए भी कई बार हमारे दिमाग में कुछ ऐसे गलत बिलीफ घर कर जाते हैं जो हमें लगता है कि सही है, जबकि असल में ये बिलीफ स्क्रिप्ट का ही नतीजा होते हैं जो हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा बन चुका है। तो कुल मिलाकर के कंफर्ट, गलत बिलीफ्स, ये सब क्या है? आलस। जी हाँ, अनस्क्रिप्टेड के लिए एक और खतरा है हमारा आलस। 2015 में मैंने अपने दोस्त के साथ एक गेम डाउनलोड किया था, वर्ड्स। ये एक स्क्रेबल गेम है जो लाखों लोग खेलते हैं। वैसे मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं था, जबकि मेरे ओपोनेंट मुझसे अच्छा खेल रहे थे। उनकी वोकेबुलरी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो लोग अमीटोसिस, ऑक्सील्स और जोया जैसे वर्ड्स यूज करते थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि इस गेम में लोग बहुत चीटिंग करते हैं। प्लेयर्स वर्ड्स पता करने के लिए गेम को हैक करते थे ताकि पॉसिबल ऑप्शन में एंटर कर सके। मुझे जब पता चला तो मैं बहुत सैड हुआ।
आप सोचेंगे ये किस्सा वैसे मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? ये बताने के लिए कि इंसान कितना आलसी है, मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों से। मेरे कॉम्पिटिटर्स अपनी गेम स्किल या वोकैबुलरी इंप्रूव करने की बजाय चीटिंग करके किसी तरह गेम जीतकर सबको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने इंटेलिजेंट है। लोग हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, वेट कम करना है तो भी शॉर्टकट तरीका चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे गुरु बना लेते हैं जो दावा करते हैं कि उनके प्रोडक्ट में सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। लोग शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, यहाँ तक कि इस बुक को पढ़ने का कुछ लोग शायद कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल में कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस आपको हार्ड वर्क और काम करने के बाद ही मिलेगी। इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कोई बटन है ही नहीं जिसे दबाया और जादू हो गया। मुझे अपनी फर्स्ट बुक लिखने में 3 साल लगे थे। दूसरी किताब भी 3 साल में ही कंप्लीट हुई थी। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ लिखा और उसे फाड़ दिया, लेकिन फिर मैं खुद से यही कहता था, अगर इस बुक को लिखना इतना ही आसान होता तो ये किसी काम की नहीं हो सकती। मैं अब आपको आगे ऐसे 9 स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप भी मेरी तरह खुद को हार्डवर्क करने के लिए कन्विंस कर सकेंगे। पहला, इंटेलिजेंट अवेयरनेस। एक सच बताऊं आपको, ये जो डाइट और वेट लॉस इंडस्ट्री है ना, $60 बिलियन का बिजनेस है। लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा मैजिकल फॉर्मूला होगा जिससे आपका वजन तुरंत कम हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सेल्फ इंप्रूवमेंट $11 बिलियन का बिजनेस है, लेकिन क्या रातों रात खुद को इंप्रूव किया जा सकता है? नहीं ना। बड़ी अफसोस की बात है कि लोग शॉर्टकट बेस्ड रिजल्ट चाहते हैं, प्रोसेस नहीं। चलिए लोगों की हेल्थ का ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप बीच पर एकदम फ्लैट स्टमक और 90 तुले बदन वाली किसी औरत को देखते हैं। क्या लगता है आपको वो कोई मैजिक प्रोडक्ट यूज करती होगी? तो हम आपको बता देते हैं, कोई मैजिक नहीं है। इसके पीछे एक प्रोसेस है, डेली एक्सरसाइज और डाइट के प्रति डिसिप्लिन। एक आदमी जो कसीनो जाता है और काफी मोटा होता है, वो 6 बार खाने की लाइन में लगता है, तो उसके पीछे भी प्रोसेस है, सालों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब डाइट। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी शॉपिंग पर जाए तो जरा दूसरों के कार्ट पर एक नजर डालिएगा। एक मोटे आदमी को देखना और एक फिट आदमी को, दोनों के कार्ट में रखे हुए फूड आइटम्स को उनकी बॉडी से मैच करना। मुझे यकीन है कि आपको कोई ना कोई कनेक्शन तो पक्के से मिल ही जाएगा। हेल्थ ना तो खरीदी जा सकती है, ना चीटिंग करके, ना घूस देकर, और ना ही चुराई जा सकती है। भाई ये तो आपको खुद ही बनानी पड़ती है। अवेयरनेस के बाद अगला स्टेप आता है अपनी उम्मीदों को बदले। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो मानकर चलिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है। ये गलत फहमी दिल से निकाल दीजिए कि जिन्होंने कुछ अचीव किया है शॉर्टकट से ही किया होगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सालों से जिम नहीं गया है और सही डाइट नहीं लेता है, तो पक्की बात है कि वो कभी पतला हो ही नहीं सकता। तो शॉर्टकट को ढूंढना छोड़ दीजिए। तो अब जबकि आपने अपनी उम्मीदें बदल दी है, तो बारी आती है अपना टारगेट पहचानने की। आप लाइफ से क्या चाहते हैं? आपके गोल्स क्या है? इमेजिन कीजिए कि 1 साल बाद न्यू ईयर के मौके पर आप खुद को कैसे देखना पसंद करेंगे। तब आप कैसी लाइफ जी रहे होंगे? खुद को वैसा इमेजिन कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। क्या फिटनेस कंपटीशन जीतने का सपना देख रहे हैं, या अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं, या फिर कोई और चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं? जो आपको एग्जैक्टली चाहिए उसके बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आपको मंजिल का ही पता नहीं होगा तो आप कभी भी रास्ता नहीं ढूंढ सकते। अपने गोल को पहचानने के बाद अब आपको इसमें थोड़ा मैथ्स लगाना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप वजन कम करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सोचिए, मुझे 25 किलो वजन कम करना है। या अगर आपका गोल बिजनेस शुरू करने का है तो सोचिए, मेरी सेल्स 12% बढ़नी चाहिए। अब टारगेट पहचानने के बाद में बारी आती है इस बात की कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको डेली क्या करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका गोल है एक नॉवेल लिखना, तो आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि आप कम से कम 500 वर्ड्स तो डेली लिखेंगे ही। इसके अलावा आपको ये भी पहचानना होगा कि आपको डेली क्या नहीं करना है। आपके टारगेट के लिए क्या चीज खतरा हो सकती है, यानी उसके रास्ते में आ सकती है, ये जानना भी जरूरी है। जिस एग्जांपल के लिए आप 5 घंटे बेकार में फेसबुक देखते रहेंगे, तो ये एक खतरा है आपके टारगेट के लिए। अगला आता है अपने बैटलफील्ड, यानी उस जगह को पहचानना जिससे आपको लड़ना है। ज्यादातर लोग अपनी सारी लड़ाई गलत जगह से लड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए वजन कम करना आपका टारगेट है, तो लोग बोलेंगे आपका बैटलफील्ड आपका किचन होना चाहिए। यही तो वो जगह है जहां से आपने डिसाइड किया था कि आप आइसक्रीम नहीं लेंगे। तो अगर किचन ही आपका बैटलफील्ड है तो आप ऑलरेडी हार चुके हैं। आपका असली बैटलफील्ड किचन नहीं बल्कि ग्रोसरी स्टोर है, जहां से आप आइसक्रीम लेते हैं। क्योंकि अगर आप आइसक्रीम खरीद ही चुके हैं तो कभी ना कभी उसे खाने के लिए किचन में पहुंच ही जाएंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप ज्यादा टीवी देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो बैटलफील्ड असल में वो सोफे नहीं है जो टीवी के सामने पड़ा है, बल्कि असली बैटलफील्ड है आपका टेलीफोन। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने केबल ऑपरेटर को कॉल करके कनेक्शन कटवा दीजिए। इस तरह इनकन्वीनियंस यानी असुविधा का इस्तेमाल करके आप अपनी बुरी आदतों पर अटैक कर सकते हैं। बेशक आइसक्रीम की क्रेविंग होने पर आप ग्रोसरी स्टोर जा सकते हैं, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, बजाय इसके कि आप किचन में जाकर आइसक्रीम निकालें और खा जाएं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि एक बार उन हैबिट्स का आपके ऊपर पॉजिटिव चेंज पड़ेगा तो आपको कभी बुरी आदत नहीं लगेगी। इन छोटी छोटी कोशिशों से आपको भले ही छोटे रिजल्ट मिले, पर आप में सुधार होगा। जैसे कि 27 की उम्र में जॉश ने मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड टाइटल और 30 नेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी। उन्हें ब्राजीलियन जुजित्सु में ब्लैक बेल्ट भी मिली है। वैसे बहुत से लोगों को लगता है कि जॉश बचपन से ही टैलेंटेड थे और उन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हालांकि ये दोनों बातें सच नहीं है। जॉश ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी तब शुरू की जब वो 23 साल के थे। उसके पहले वो कुछ और ही कर रहे थे। जॉश इकलौते इंसान है जिन्होंने अलग अलग लेवल की चेस चैंपियनशिप जीती है। बचपन में जॉश को प्रोडिजी बोला जाता था, यानी वो लोग जिनमें अपनी उम्र से कहीं बढ़कर सीखने की एबिलिटी होती है। वैसे जॉश के साथ बेस्ट चीज ये हुई कि जब वो अपना पहला नेशनल चेस चैंपियनशिप हारे तो उन्हें अपनी प्रोडिजी होने की असलियत पता चल गई। वो समझ गए कि ये सब एक जाल है। इस चीज ने उनके माइंड में एक झूठा इंप्रेशन क्रिएट कर रखा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हार्डवर्क तो जरूरी है ही नहीं। तो इस कहानी से एक सीख मिलती है कि झूठे बिलीफ्स यानी कि झूठे विश्वास किसी के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, चाहे फिर वो वर्ल्ड क्लास एथलीट ही क्यों ना हो।
लोग आपको कन्विंस करेंगे कि आप ग्रेट हैं, आप बेस्ट हैं और आपको सुधार की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब अपनी अनस्क्रिप्टेड की इस लंबी लिस्ट में एक और नाम जोड़ लेते हैं और अगला है मनी स्कैम। यंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक ड्राइव, एक पैशन होता है। वो काफी मोटिवेटेड और डिटरमाइंड रहते हैं, पर ये सब कुछ झूठ पर टिका है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए बेताब रहते हैं, ना कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। इससे पहले कि इस मनी स्कैम यानी पैसों के घोटाले को हम समझ पाए, ये समझना जरूरी है कि पैसा आपके लिए कितना मायने रखता है। पैसा वाकई में क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको $50,000 पे किए और आपसे एक 18th सेंचुरी की गोल्ड स्टैचू खरीदी। हमारे बीच आपसे लेन देन हुआ है, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया है। मैंने स्टैचू खरीदा ये सोचकर कि उसकी वैल्यू $50,000 है और आपको $50,000 मिल गए। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला कि जो स्टैचू मैंने आपसे खरीदा था असली गोल्ड का नहीं है, बल्कि ब्रॉन्ज का बना है, जिस पर सस्ती सी गोल्ड की पॉलिश की गई है। मुझे पता चला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, क्योंकि मैंने गोल्ड के पैसे दिए थे और आपने गोल्ड के प्राइस में मुझे ब्रॉन्ज बेचा। तो मैं आपसे $49,000 यानी कि $49,000 रिफंड करने को बोलता हूँ। आप मेरी बात पर हंसने लगते हैं। मैं आपको धमकी देता हूँ और एक पंच जड़ देता हूँ। हमारी हाथापाई होती है और स्टैचू को धक्का लगता है। वो जमीन पर गिर करके चूर चूर हो जाता है। उसके अंदर से एक पोटली निकलती है जो कई सालों से अंदर छुपी हुई थी। मैं पोटली खोलकर देखता हूँ, उसमें से एक कांच का टुकड़ा निकलता है। मैं आपको कोसता हुआ पोटली लेकर के वहां से चला आता हूँ। अगले दिन जब मैं जियोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जिसे मैं पत्थर समझ रहा था वो असल में $4 मिलियन का हीरा है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको क्या जवाब दूं। मैं ये खबर आपको देता हूँ तो आप भी उतने ही हैरान हो जाते हैं। आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यानी जो ठग था वो खुद ही ठगा गया। एक्चुअल में पैसों का जो हुआ सो हुआ, पर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कभी चेंज नहीं हुआ। मुझे स्टैचू मिला और आपको आपके $50,000, यानी मनी की वैल्यू वही है जो मानी गई थी, यानी परसीव्ड वैल्यू, ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू। आपने जब स्टैचू बेचा था तो $50,000 की कीमत लगाकर बेचा था, लेकिन उसकी रियल वैल्यू $1,000 से $4 मिलियन का उतार चढ़ाव आया। जब आपको किसी $50,000 सैलरी की जॉब से निकाला जाता है तो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू आपकी मानी गई वैल्यू से मैच नहीं करती, यानी आपकी सैलरी से मैच नहीं करती। अब जब आप ये समझ ही गए हैं तो जरा इमेजिन कीजिए, कोई बिना अपने शिकार के बारे में कुछ भी जाने बिना शिकार कर रहा है। मनी चेजर्स भी कैट यानी बिल्ली को फॉलो करते करते झाड़ियों और पेड़ों से सिर टकराते हैं, जबकि अनस्क्रिप्टेड कैट को इग्नोर करते हुए कुछ और अट्रैक्टिव ढूंढते हैं। वो कैट को लुभाने के लिए ट्यूना मछली ढूंढ लेंगे तो बिल्ली खुद उनके पीछे आएगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए, वैल्यू के पीछे भागिए। अपनी वोकैबुलरी से मनी नाम का शब्द ही मिटा दीजिए। और क्या इस केस में लक इंपॉर्टेंट है? तो अपने मन में एक सिक्का उछालिए। विनर को एक स्माइल के साथ शाबाशी मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं? टेल्स आया, क्या आपने सिक्का ठीक से उछाला था? अगर आपका जवाब टेल्स था तो क्या आप लकी हुए? अगर जवाब हेड्स था तो क्या आप खुद को अनलकी मारेंगे? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि एक सिक्का उछाल देने से कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। चलिए एक बार फिर से सिक्का उछालते हैं, लेकिन अगर इस बार आप जीते तो आपको $10 मिलियन मिलेंगे। अब जो भी रिजल्ट होगा उसमें लक भी जुड़ जाएगा, क्योंकि अब इसमें काफी बड़ा अमाउंट दांव पर लगा है। लेकिन फिर भी हेड्स या टेल्स की संभावना चेंज नहीं होने वाली। इसमें हमेशा 50-50 का चांस था और 50-50 ही रहेगा। तो बदला क्या? बदली है सिर्फ आपकी सोच। अब मान लो आपको सिक्का उछालने के 10 मौके मिलते हैं। अब अगर आप एक बार भी सही साइड बता देते हो तो आप $10 मिलियन जीत जाएंगे। तो क्या आप 10 बार सिक्का उछालेंगे या 2 से 3 बार ट्राई करने के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप उतने लकी नहीं है? अब यहाँ पर टेल्स आने का 50% चांस है, लेकिन अगर 10 बार मौका मिले तो टेल्स आने का चांस 99.4% है। ये चीज हमें क्या सिखाती है? अगर किसी ने आपका ब्लॉग नहीं पढ़ा है या उस पर कमेंट नहीं किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 और ब्लॉग नहीं लिख सकते। कोई भी अनलकी नहीं होता है, लोग बस चांस नहीं लेना चाहते। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप बस सिक्का उछालते रहें। अपनी लाइफ को गम बॉल मशीन मान के चलिए, जिसमें 4 कलर के गम बॉल होते हैं, व्हाइट, रेड, ऑरेंज और गोल्ड। ये गम बॉल आपकी लाइफ को दिखाते हैं, जिनमें व्हाइट गम बॉल सबसे ज्यादा है, थोड़े ऑरेंज है और रेड और गोल्ड सबसे कम है। व्हाइट गम बॉल यानी कुछ नहीं, कोई रिजल्ट, कोई फीडबैक, कोई लर्निंग नहीं। लेकिन व्हाइट गम बॉल का कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप गम बॉल मशीन में कॉइन डालते हैं तो ज्यादातर व्हाइट बॉल निकलते हैं, कभी कभार ऑरेंज निकल जाते हैं। ऑरेंज गम बॉल आपकी लाइफ में फीडबैक और लर्निंग एक्सपीरियंस या वार्निंग को दिखाते हैं। एक ऑरेंज गम बॉल ने मुझे अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने, अपनी सेकंड बुक लिखने और अपनी कंपनी बेचने की एडवाइस दी थी। कभी कभार रेड गम बॉल निकलते हैं जो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। रेड गम बॉल आपकी लाइफ की वो घटनाएं हैं जिन्हें हम दुर्घटना भी बोल सकते हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, जैसे कि जॉब का छूट जाना, एक्सीडेंट या बीमारी होना। तो जैसे जैसे आप कॉइन डालते जाते हैं, गोल्ड गम बॉल आने के चांस बढ़ते जाते हैं और फाइनली गोल्ड गम बॉल नजर आती है। बस यही वो मौका है जिसका आपको इंतजार था। आप अपने गोल्स तक पहुंच गए हैं। हमारी लाइफ और लाइफ में होने वाली घटनाएं भी इन्हीं गम बॉल्स की तरह ही है। गोल्ड गम बॉल आने का चांस 0 तो बिल्कुल नहीं है, बस आपको ट्राई करते रहना है। लेकिन ज्यादातर लोग ये कोशिश भी नहीं करना चाहते, उनके पास बेशुमार बहाने हैं। लोग सरासर झूठ बोलते हैं। अगर आप जिम जाते हो तो आपको वहाँ ऐसे कई बहानेबाज मिलेंगे। आपने ऐसे बंदे देखे होंगे जो हमेशा पैरों के वर्कआउट का दिन स्किप करते हैं, कभी कभार नहीं बल्कि हमेशा। अगर आप उनसे पूछो कि भाई तुम स्क्वाट्स क्यों नहीं करते, तो ये हमेशा यही जवाब देंगे कि मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द है। आप पूछोगे मुझे ये सब कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि कभी मैं भी बहानेबाज था। ऐसे लोग अपनी सफाई में हजार बहाने ढूंढ ही लेते हैं। किसी भी अनकंफर्टेबल काम से बचने के इनके पास तरीके होते हैं। लोग खुद से यही बोलते रहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी एज कम है या ज्यादा है, या वो दिखने में खूबसूरत नहीं है, उनके पास डिग्री नहीं है, फैमिली का प्रेशर है या फैमिली की फलानी प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह।
तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों के पास कुछ रटे रटाए जुमले हैं, जैसे कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो ऐसे लोगों का मानना है कि भाई हम तो गरीब थे और गरीब ही रहेंगे, पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, यानी मुझे तो गरीबी में ही खुश रहने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि मैं तो अमीर बन ही नहीं सकता। तो आपको इसी बकवास को पहचानना होगा और अपनी लाइफ से इसे बाहर निकाल कर फेंकना होगा। जैसे कि भगवान आपको धरती पर भेज रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ कि या तो आप शार्क बन सकते हैं या फिश बन सकते हैं। तो आप क्या चूज करेंगे? अब ज्यादातर लोग तो शार्क ही बोलेंगे क्योंकि शार्क फिश को खा जाती है, और वो फिश बनकर के शार्क का भोजन क्यों बनना चाहेंगे? वो राज करना चाहते हैं, दबना नहीं चाहते, और वो राजा बनना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर आखिर क्यों लोग बिजनेस वर्ल्ड में फिश बनते हैं? लोग विजिट बनाकर वॉलमार्ट को बेच रहे हैं। बहुत से केस में वॉलमार्ट ही उनका अकेला कस्टमर होता है। अगर वॉलमार्ट भी उनके प्रोडक्ट लेना बंद कर दे तो उनकी सेल एक ही सेकंड में $6 लाख से सीधे $0 पर पहुंच जाएगी। Amazon परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आज एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट पर डिपेंडेंट हो गए हैं। इसे हम कहते हैं हिच हाइकिंग, यानी आपका बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस पर डिपेंडेंट है जो ना तो आपके कंट्रोल में है और ना ही आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो यानी आप पूरी तरह से एक अजनबी के रहमो करम पर है कि क्या वो डिसीजन लेता है। बहुत से लोग शायद ये कारण दे कि मेरी किताब तो Amazon पर बिकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर Amazon मेरी बुक्स हटा दे तो मेरी सेल 0 हो जाएगी, है ना? वो इसलिए क्योंकि Amazon उन चैनल्स में से एक है जो मैं अपनी किताब बेचने के लिए यूज करता हूँ। तो इसका सोल्यूशन है डाइवर्सिफाई कीजिए। अपने बिजनेस ऑपरेशन के लिए कभी भी एक बिजनेस पर डिपेंडेंट ना रहे। ये कुछ टेक्निक्स है जो आपकी अपनी लाइफ में आपको अप्लाई करनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो कुछ लोग अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हैं और बाकी लोग स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर आपको यही राय दे रहे हैं कि आप दूसरा ऑप्शन ना चुने, वो सपना ना देखिए जो लोग पहले देख चुके हैं और उसे कर रहे हैं। अपने खुद के सपनों को फॉलो कीजिए। शायद 9 to 5 जॉब आपका ड्रीम तो नहीं हो सकता, हाँ मजबूरी जरूर हो सकती है। आज और अभी से अपने सपनों को पहचानना सीखिए। कल का इंतजार ना करें, ना उसके अगले दिन का और ना ही अगले हफ्ते का। जो करना है आज करना है, क्योंकि आज ही वो सबसे कीमती पल है जिस पर आपका कंट्रोल है। तो आज और अभी से अपनी अनस्क्रिप्टेड कहानी को लिखना शुरू कर दीजिए। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर, यानी कि एग्जैक्टली हमने क्या सीखा, हमें क्या अप्लाई करना है। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। इस बुक से हमने ये सीखा कि हम अनस्क्रिप्टेड तरीके से जिंदगी कैसे जी सकते हैं। हमने ये सीखा कि क्यों जरूरी है कि हम खुद को क्वेश्चन करें और उन सारी चेन्स को तोड़ दें जो हमें सपने देखने से रोकती है। इस बुक से हमने सिर्फ ये नहीं सीखा कि सपने देखना जरूरी है, पर ये भी सीखा कि इन सपनों को सच कैसे बनाया जाए। चाहे आप कोई भी किताब लिख रहे हो, या आप एक नई जॉब करना चाहते हो, चाहे आप वजन कम करना चाहते हो, या आपको एक सेलिब्रिटी बनना हो, तो ये बुक आपको कुछ भी करने का मोटिवेशन देती है। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी गोल हो, इस बुक की मदद से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। और कमाल की बात, आप अपनी जिंदगी के राइटर खुद बन सकते हैं। खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कहां कैसे आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, क्या आप अप्लाई करने वाले हैं, क्या आपने डिसाइड किया है, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर शेयर कीजिए।